नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज हम डिस्कशन करेंगे राहुल गांधी के नए स्वरूप की, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर जो अभी सत्र गुजरा है लोकसभा का, उसमें जिस तरीके से ऑफेंसिव तरीके से उन्होंने अपनी बातें रखी, प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे उस समय भी कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से, जिस एग्रेशन के साथ लगातार वो शोर मचा रहे थे और जिस तरीके से वो बातें रख रहे हैं बेखौफ होकर के, उस पर हम बात करेंगे कि आखिर ये बदलाव कांग्रेस पार्टी में क्यों आया। और बीजेपी जो कि जब लगातार पिछले 2 टर्म ऐसे थे जब प्रधानमंत्री बोलते थे तो पूरा विपक्ष पेन ड्रॉप साइलेंस के साथ सुनता था उनकी सारी बातें, खामोशी से वो लगातार अटैक करते थे, घंटों बोलते थे। लेकिन अब जबकि प्रधानमंत्री भी अगर बात रखते हैं तो विपक्ष खामोश नहीं होता। एक बड़ा बदलाव आया है इस चुनाव के बाद, जो नतीजा आए हैं और उसके बाद कांग्रेस के अपने बिहेवियर में, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्तंड हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, हमारे सहयोगी। मार्तंड, ये कांग्रेस में अचानक से बिहेवियर पैटर्न में जो चेंज आया है, राहुल गांधी पीछे बैठते थे, खामोश रहते थे, पार्लियामेंट में उतना समय भी नहीं देते थे, अचानक से बदलाव आ गया। क्या कांग्रेस ने अपने आप को बदला है या फिर बीजेपी की अपनी स्ट्रैटेजी फेल होती चली जा रही है? जी देखिए, इसमें दोनों ही चीजें हैं। सबसे पहले तो जो ये बदलाव देखने को मिल रहा है, देखिए संख्या बल एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आपके पीछे एक संख्या खड़ी होती है तो वो कॉन्फिडेंस जो है, जो आपके पास जो खो रहा होता है समय से, वो वापस आ जाता है। हालांकि कांग्रेस के पास अगर इंडिविजुअल लिया जाए तो वो संख्या अभी भी कांग्रेस के पास नहीं है जितनी बीजेपी के पास है। लेकिन अभी चूंकि लोकसभा चुनाव के अभी नतीजे आए हैं, नई सरकार बनी है, पहला सत्र है, तो यहाँ पे विपक्ष जो है लगभग एकजुट दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी को समाजवादी पार्टी का भरपूर सहयोग मिल रहा है। समाजवादी पार्टी इस पूरे सत्र व इस जो सरकार है, ये उसके विपक्ष में जो ये दल बैठे हुए हैं, उसमें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मतलब भाजपा और कांग्रेस के बाद। तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल जिस तरीके से बैक सपोर्ट कर रही है। और उससे भी बड़ी चीज ये रही है कि आप देखिए कि राहुल गांधी के अंदर ये जो बदलाव आया है वो अचानक नहीं आया है। आप देखिए चुनाव के दौरान राहुल गांधी जब अपनी न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से निकाल रहे थे, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने खड़े होकर इतना बड़ा बयान दे दिया था जिससे ये माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में यह बयान कांग्रेस के लिए बैकफायर मार जाएगा। जब उन्होंने बनारस में खड़े होकर कह दिया था कि यूपी के युवा नशेड़ी हैं, मतलब वो सीधे सीधे बनारस की परंपरा पे एक सीधे तौर पे आघात था, और जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से सीधे तौर पे भुनाने की कोशिश की। तो ये जो बदलाव दिख रहा है वो एक दिन का बदलाव नहीं है। ये आप पहला टर्म देखिए, जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा लेकर दक्षिण से निकले थे, तो वहां पे वो लोगों से मिलते गए, लोगों से, तो लोगों को जो राहुल से मिलने के बाद वो राहुल का जो अटैक करने का तरीका था वो पसंद आता गया, और इसी को कांग्रेस ने अपनी स्ट्रेटजी बना ली है। आप देखिए सदन के अंदर पिछले 2 टर्म में जैसा आपने कहा कि वही कांग्रेस थी जो राहुल गांधी चुप बैठते थे, राहुल गांधी का मजाक जो है सरकारी पक्ष, जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग थे वो मजाक उड़ा दिया करते थे, उसको भी विपक्ष जो है काउंटर नहीं कर पाता था। लेकिन आज सिचुएशन दूसरी है। आजकल जैसा आपने सदन में देखा, राहुल गांधी या परसों से 2-3 दिन से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, शिव जी की फोटो लेके आते हैं, उसको लेकर वो बिल्कुल माहौल को पूरा कैपिटलाइज कर ले जाते हैं राहुल गांधी। तो जिस तरीके से ये पूरा अटैक हो रहा है, ये देखिए ये समय की मांग है, और इस समय के हिसाब से कांग्रेस को ये बदलना पड़ा है और राहुल गांधी को बदलना अच्छा, पड़ा है। आपने कहा समय की मांग है, मैं देख रहा हूँ बदलाव। एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन मेरा ये है कि बीजेपी की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू और सनातन की जो बात बीजेपी लगातार कहती थी, खुल के कहती थी, हिंदुत्व की बात कहती थी, अब यही चीज राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं, हाउस में भी बोल रहे हैं, बाहर भी बोल रहे हैं, वो भी हिंदुत्व और राष्ट्रवाद लगातार इस पर बात कर रहे हैं। अग्निवीर का मुद्दा रख करके वो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात खुल करके कहते हैं कि भाई भाजपा ही सिर्फ हिंदुत्व की ठेकेदार नहीं है, भाजपा के बाहर जो समाज है, दुनिया है, वो हिंदू समाज है, बड़ा समाज है। दूसरी बात की कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार पे फंसी रहती थी, वो यूजीसी नीट को लेकर के हथियार के तौर पर आ गए हैं। तो जो भाजपा की ताकत थी, जिसको लेकर के 10 साल तक उन्होंने कांग्रेस को परेशान किया, एकदम दबा के रखा, वही अब कांग्रेस ने उसी को अपना हथियार बना लिया है और बीजेपी परेशान दिख रही है। जी देखिए, इन तीनों मुद्दों पे सिलसिलेवार तरीके से आते हैं। सबसे पहली बात थी राष्ट्रवाद की बात थी। राष्ट्रवाद को लेकर कांग्रेस जो है हमेशा जो है बैकफुट पे रहती थी भारतीय जनता पार्टी के सामने।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जैसे खासतौर से अग्निवीर का मामला, उसको युवा और राष्ट्रवाद दोनों से जोड़िए, क्योंकि जो सैनिक होता है वो राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, वो राष्ट्र के लिए हित में काम करता है, राष्ट्र के लिए शहीद हो जाता है। अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से चुनाव के दौरान विपक्षी पार्टियों ने माहौल बनाया, और खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, वहां पे उसका बेनिफिट मिला। और यही वजह है कि अब इसको जहां एक तरफ उस बेनिफिट को कांग्रेस ने अपने साथ जोड़ लिया है, कांग्रेस को ये लगता है युवा हमारे साथ आ गया है। और जब बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती थी तो सबसे ज्यादा युवा ही बीजेपी के साथ खड़ा होता था। बिल्कुल। तो और बीजेपी जो है वो अब जो है वो बीजेपी ये समझ रही है कि ये वो मुद्दा है कि जिसपे हमको चुनाव में वो अपेक्षाकृत जो है नतीजे नहीं मिले हमारे अनुसार, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा बैकफुट पे है। राहुल गांधी इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं या पूरा विपक्ष कैपिटलाइज कर रहा है। हिंदुत्व की बात आते हैं तो जहां बीजेपी बिल्कुल राम मंदिर के लहर पर सवार थी, लेकिन उस राम मंदिर के गढ़ में अब कांग्रेस के पास जो है, मतलब या विपक्ष के पास कहें तो अवधेश प्रसाद पहली पंक्ति में बगल में बैठाया गया है और पूरे टाइम दिखाते हैं कि ये देखिए। तो आप हिंदुत्व की जब अगर अब पक्ष की तरफ से हिंदुत्व की बात होगी तो उनके पास अवधेश प्रसाद है दिखाने के लिए कि भाई आप देखो, और 5 साल दिखाएंगे, हमेशा दिखाएंगे, दिखा ही रहे हैं। आपने कल देखा होगा कि अखिलेश यादव जैसे कुछ पढ़ना शुरू करते हो, जहां अयोध्या का नाम आता है अवधेश प्रसाद हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और पूरा विपक्ष जो है वो शोर मचाने लगता है और ठहाकों की बरसात हो जाती है सदन के अंदर। तो ये हिंदुत्व की जिस बात को ये रखते थे, रामलला को हम लाएंगे, तमाम बातें करते थे, लेकिन वहीं पे ये हार गए और इसी को स्ट्रेंथ अब जो है कांग्रेस ने बना लिया। फिर उसके बाद आते हैं जो भ्रष्टाचार का मामला था, भ्रष्टाचार पे लगातार ये कॉमनवेल्थ गेम्स और तमाम जो मामले थे उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी 70 साल बनाम वो जो है लगातार कहा गया 2G 3G सब जी सारी बातें कह दी गई उसमें। लेकिन जैसे इस समय जो है कांग्रेस ने चुनाव के पहले आपने देखा होगा कि अडानी अंबानी का मुद्दा वो जिस तरीके से बनाया, धन्ना सेठों की बात की गई और उसको लेकर प्रधानमंत्री को खुद बोलना पड़ा कि भाई वो टेम्पो में पैसा भर के कहाँ गया, इस तरीके का बयान आया। और वहां पे अब कांग्रेस को भी ये लग गया कि भाई जब जहां पे प्रधानमंत्री खुद जवाब देने लगे, मतलब वो चेहरा एक पक्ष का वो जवाब देने लगे, तो जाहिर सी बात है जो अपोजिशन होगा उसको लग गया कि भाई ये कहीं ना कहीं हिट कर रहा है। तो उसको लेकर जो है इन्होंने एक सिलसिलेवार तरीके से हमले शुरू किए। उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एग्जाम कैंसिल हुए, फिर नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, नीट का एग्जाम जो है उसमें धांधली की बात सामने आ गई। तो कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार उस समय हुआ, आप तो पास्ट की बातें कर रहे हैं ना, लेकिन कांग्रेस अब सीधे तौर पे जो है प्रेजेंट में आ गई है कि भाई चलिए ठीक है हमने किया, हमारे समय में जो हुआ कर रहे हैं। तो इमरजेंसी की बात पे देखिए कि इमरजेंसी का जिस समय जो है इमरजेंसी का हवाला दिया गया सदन के अंदर, उस पर चर्चा हुई और राष्ट्रपति के अभिभाषण में उस मामला था। राहुल गांधी और कांग्रेस का साफ तौर पर स्टैंड था कि वो गलत हुआ, राहुल गांधी ने उसको माना, लेकिन उसका जिक्र अभी नहीं करना है, अभी करने का उसका कोई फायदा नहीं, ये कांग्रेस का स्टैंड था। और वहीं दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले पे वो भाई वो पुरानी बात हो गई, लेकिन ये जो हो रहा है युवाओं के साथ हो रहा है। और इसको चूंकि युवाओं ने उत्तर प्रदेश में चाहे अग्निवीर योजना हो, चाहे पुलिस भर्ती एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, एआरओ का जो पेपर कैंसिल हुआ वो एग्जाम हो, इसने फायदा पहुंचाया है कांग्रेस को और विपक्षी दलों को। तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि इन सारे मुद्दों को अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार खासतौर से पहले जो 6 महीने हैं उस पर जाहिर तौर पे इस पर बैकफुट पे रहेगी, जब तक कुछ ये अच्छा नहीं कर लेते, यानी कि इन एग्जाम्स को वो दोबारा नहीं करवा लेते, रिजल्ट्स इनके नहीं आ जाते, तब तक जाहिर तौर पे इन मामलों पे तो वो बैकफुट पे रहेगी। और इसी का फायदा कांग्रेस उठा रही है, जो चेंजेस आपको दिख रहा है। अच्छा, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कांग्रेस और उनके लोग हमलावर हैं, पीएम को लगातार टारगेट कर रहे हैं कि 12 गिलास पानी पीना पड़ रहा है, नजर मिला के अब बातें हो रही हैं और बातें लड़खड़ा रही हैं। अब क्या बीजेपी का ये डिक्लाइन फेज है, मतलब, और कांग्रेस का राइज फेज के तौर पर इसको देखा जा रहा है कि कांग्रेस लोगों में लोकप्रियता अपनी बना रही है और बीजेपी में गिरावट आई है। बीजेपी में कौन से ऐसे बदलाव करे बीजेपी अपने अंदर संगठन के तौर पर, लोगों के बीच में रीच, क्योंकि आज भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी मजबूत है, लेकिन अगर ये ताकत विपक्ष हासिल कर रहा है तो सामने वाला कमजोर हुआ तभी आज बिल्कुल भाजपा क्या कमजोर हुई है, पहला सवाल। और दूसरी चीज कि क्या अब स्ट्रैटेजिक चेंज करना होगा, क्योंकि वो 10 साल आपने बहुत कह लिया कि ये हुआ, अब नया आपके पास क्या है? क्योंकि 10 साल में वही जो आपने कहा ना कि 60 साल 50 साल बनाम 10 साल, वो बहुत हो गया। नया इसमें क्या बीजेपी अपने आप में चेंज करती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार इलेक्शन के दौरान भी हमने देखा
या उससे पहले भी चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, वो जब भी विकास की बात होती है तो जीडीपी की बात करते हैं कि जीडीपी को हम इस स्तर पर ले गए, हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, ये तमाम बातें होती हैं। दूसरी तरफ वो बात करते हैं कनेक्टिविटी की, हमने रोड अच्छे दिए, हमने हाईवेज का जाल बिछा दिया, एक्सप्रेसवेज हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि इस चुनाव में जो देखने को मिला, जो बीजेपी का कोर वोटर था, मध्यम वर्ग का परिवार जो है बीजेपी का वोटर माना जाता था, उसमें उदासीनता दिखी। और वो उदासीनता की वजह क्या थी? आप लगातार मंचों से अनाज और जो मुफ्त अनाज था, आवास की बातें कर रहे थे, उज्ज्वला गैस योजना की बात कर रहे थे, लेकिन इससे जो मध्यम क्लास था उसको क्या हासिल उसको हुआ? क्या मिल रहा है? उसको वो सिलेंडर जब आप आए थे उससे जो है दुगने से ज्यादा दाम पे आज मिल रहा है। ठीक है, सब्सिडी का दायरा आपने कम कर दिया। उसके अलावा आपने टैक्स, ये जितने भी आप बेनिफिट्स लोअर क्लास को दे रहे हैं उसमें पैसा किसका है? वो सबसे ज्यादा टैक्स ये मध्यम वर्गीय परिवार देता है, उसके टैक्स का पैसा है। तो कहीं ना कहीं इस मध्यम वर्ग परिवार को टैक्स स्लैब में उसको क्या राहत मिली? बहुत ज्यादा राहत तो टैक्स स्लैब में नहीं देखने को मिली। हालांकि वो जो राहत दी गई है वो भी मध्यम आंकड़ों का वर्ग एक तो ये फेयर। आरोप लगाता है कि जो जो बड़ा कुलीन वर्ग है वो रिबेट लेता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, और जो वो है वो सब्सिडी लेते हैं वो लोग। हाँ, टैक्स पेयर्स को क्या टैक्स मिल पेयर रहा है? को कुछ जिनके नहीं। पैसे से सब हाँ, कुछ हो रहा वो है। स्लैब का एक जो है घालमाल मचा दिया जाता है उसमें कि हाँ ठीक है हम इस स्लैब में बदलाव किए, लेकिन उस स्लैब में जो बदलाव होते हैं वो आम जनता को समझ में भी नहीं आते। उससे ना उसको अपना मुनाफा समझ में आता है ना नुकसान समझ में आता है। तो ये उदासीन रहा, इसीलिए जो वोटिंग परसेंटेज था वो मिडिल क्लास का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। और इसकी वजह इसमें अब जो है भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना पड़ेगा, उनकी सरकार को, कि आखिर हम मध्यम वर्ग परिवार को क्या दे रहे हैं। देखिए कायदे से मामला वही है कि भाई आपने लोअर क्लास को दे दिया, अपर क्लास अपना फायदा उठा, उनका बिजनेस बढ़ा जा रहा है। मिडिल क्लास नौकरी करके आता है, भाई उसके पास लिमिटेड संसाधन है, उसमें घर घर चलाना है, उसमें भी आपके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हुए हैं। जाहिर सी बात है इससे माल ढुलाई महंगी होगी, सब्जियां महंगी होगी, खाद के दाम बढ़ गए हैं, समय पे खाद नहीं पहुंचता, तो जो खाद्य पदार्थ हैं, सरसों का तेल महंगा हो जा रहा है। इससे मतलब है आम जनता को, जो मिडिल क्लास है, इसमें सुधार करना होगा। और प्लस सबसे बड़ी चीज कि अब जो है जनता ने इस बार के नतीजों को देखकर ये समझ लिया जाए कि जनता जो इनका मंचों से जो दावा था, उन दावों को जमीनी स्तर पे आप कैसे कनेक्ट करते हैं। देखिए इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज भी वो संगठन है, सबसे बड़ा संगठन है जो कि जनता से सीधे कनेक्ट होता है, जनता से के जो सरकार के कार्य हैं उसको बीच में लेकर जाता है, और इस चुनाव में किया भी। लेकिन उनको खासतौर से उत्तर प्रदेश में और महाराष्ट्र में, इन जैसे राज्यों में, बड़े राज्यों में ये चीजें नहीं देखने को मिली जनता को, और जनता को ये चीजें नहीं समझ में आई। इस वजह से जनता जो है मोटिवेट हो गया। तो पहली बात तो जो सत्ता पक्ष के जो नेता हैं उनको अपने बड़बोलेपन से बचना होगा, और दूसरी चीज इस मिडिल क्लास को किस तरीके से आप फायदा पहुंचाए उस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी चीज की एक रणनीति बनानी होगी। ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये सबसे बड़ा कारण बनने जा रहा है। आप देखिए विपक्ष के पास सबसे बड़ा हथियार जो है इस समय पेपर लीक है, उसको लेकर चाहे सड़क हो चाहे सदन हो, दोनों तरफ संग्राम विपक्ष का उसी पे चल रहा है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी और की नोट ये है कि भाई बीजेपी को अब वो पुराना जो रटा रटाया पेज हुआ करता था कि 50 साल बनाम 10 साल, उससे हटना पड़ेगा। कुछ नई बातें कहनी पड़ेंगी, नए विश्वास और भरोसा कायम करना होगा लोगों के बीच में। नहीं तो कांग्रेस ने जो ताकत हासिल की है, विपक्ष ने जो ताकत हासिल की है, वो यूं ही नहीं की है। कुछ लोग आपसे नाराज हुए हैं, और इसीलिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पहले हुआ करती थी, जिस लोकप्रियता के घोड़े पर सवार होकर के वो 10 साल पार्लियामेंट में रहे और कोई खामोश होकर के लोग उनकी बात सुनते थे, अब वहां पर शोर सुनाई दे रहा है जब वो बोलते हैं। तो बीजेपी को कौन से बदलाव करनी होगी अपनी स्ट्रैटेजी में, नरेंद्र मोदी को कौन से बदलाव करने होगा अपने काम काज और स्ट्रैटेजी में, ताकि फिर से वही लोकप्रियता हासिल हो पाए। आपको क्या लगता है? हमको कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहें डेली लाइफ।